इकाई 1 केंद्रीय समस्याएं 1.0 उद्देश्य। इस इकाई के भली भांति अध्ययन से आप समझ पाएंगे कि 1 किसी व्यक्ति तथा समाज के लिए एक आर्थिक समस्या का क्या अर्थ है, 2 इच्छाएं क्या है तथा उन्हें पूरा करने के लिए उचित संसाधन क्या हो सकते हैं, 3 एक उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, 4 उत्पादन संभावना वक्र द्वारा अर्थशास्त्र में चयन की समस्या किस प्रकार समझाई जा सकती है, 5 चयन समस्या कैसे सुलझाई जा सकती है, 6 वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्श अर्थशास्त्र में क्या भेद है। 1.1 प्रस्तावना। इस इकाई का उद्देश्य एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र की परिभाषा करना है। अर्थशास्त्र की परिभाषा कोई बहुत सहज कार्य नहीं है। इसमें वह सभी कठिनाइयाँ सामने आती हैं जो अर्थशास्त्र की पहली ही कक्षा में अर्थशास्त्र का परिचय कराने के प्रयास में अनुभव होती है। यही समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और क्या बताएं। क्या शुरुआत औपचारिक परिभाषा से की जाए या फिर यह बताया जाए कि अर्थशास्त्र में क्या कुछ आता है। प्रायः शुरुआत परिभाषा से की जाती है, लेकिन इसमें कठिनाई यह है कि अर्थशास्त्र की कोई भी एक ऐसी परिभाषा नहीं है जिस पर सबकी सहमति हो। सभी अर्थशास्त्री अपने अपने ढंग से ही अर्थशास्त्र की परिभाषा करते हैं। सभी अपनी परिभाषा को सही और उपयुक्त समझते हैं। वास्तव में अर्थशास्त्र को पहली बार पढ़ रहे छात्रों के साथ न्याय तो तभी हो पाएगा जब हम उन्हें यह बता सके कि आखिर अर्थशास्त्र क्या है, किसके बारे में है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल अथवा जे.एम. केन्स की परिभाषाओं को न बताकर लॉयनेस रॉबिन्स की परिभाषा को स्पष्ट करना चाहेंगे। 1.2 अर्थशास्त्र की परिभाषा। लॉयनेल रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित संसाधनों के बीच संबंधों के रूप में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। आइए देखें कि रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में किन बातों पर बल दिया है। उनका सबसे महत्वपूर्ण विचार तो यह है कि इस विषय के अंतर्गत हम मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यह कहा जा सकता है कि ऐसे तो कई अन्य शास्त्र अथवा विषय हैं जो किसी न किसी तरह मानवीय व्यवहार के अध्ययन से जुड़े हैं, जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीतिक शास्त्र आदि। इन विषयों में भी व्यक्तियों के व्यक्तिगत तथा सामूहिक व्यवहार का ही अध्ययन होता है, पर अर्थशास्त्र में हम आर्थिक गतिविधियों से जुड़े मानवीय व्यवहार पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। जैसे एक विद्वान का कहना है, अर्थशास्त्र का मानवीय व्यवहार के अध्ययन का अपना विलक्षण अंदाज है जो इसे अन्य सामाजिक शास्त्रों से भिन्न स्वरूप प्रदान करता है। रॉबिन्स का अपना कथन ही इस बात को स्पष्ट कर देता है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों की प्राप्ति के निमित्त सचेत प्रयास के रूप में मानवीय व्यवहार की व्याख्या करता है। 1.3 असीमित इच्छाएं तथा सीमित संसाधन। अर्थशास्त्र का आरंभ ही मानवीय इच्छाओं, अभिलाषाओं और आवश्यकताओं से होता है। इतिहास के हर चरण में लोगों की इच्छाएं तथा आवश्यकताएं अवश्य रही हैं। इनमें से कुछ तो जीवित रहने की बुनियादी आवश्यकताएं कही जा सकती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान आदि। यह भी कहा जा सकता है कि मानवीय आवश्यकताओं का उद्गम शरीर से जुड़ा हुआ है, पर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी अधिकतर आवश्यकताएं समाज में मिलकर रहने से ही उत्पन्न होती है। समाज का अस्तित्व ही हमारी अधिकतर आवश्यकताओं का आधार है। समाज की संस्कृति में निहित
जटिल कारक इन आवश्यकताओं का निर्धारण करते हैं। हर समाज की भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का स्वरूप भी समाज की सभ्यता एवं संस्कृति ही सुनिश्चित करती है। अतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि आवश्यकताएं शरीर से जुड़ी हैं, लेकिन उनका स्वरूप मानवीय समाज ही निर्धारित करता है। इन मानवीय आवश्यकताओं की एक अन्य विलक्षणता यह है कि ये बार बार पैदा होती रहती हैं। उदाहरण के लिए, एक बार भोजन कर लेने से भूख कुछ समय के लिए ही मिटती है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर लगती है। लोग चाहते हैं कि उनकी आवश्यकताएं, अभिलाषाएं और आकांक्षाएं पूरी हों, तथा इसी उद्देश्य से सभी मानवीय गतिविधियां प्रेरित होती हैं। इस तरह से अर्थशास्त्र मानवीय लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग द्वारा इनकी प्राप्ति से जुड़ा है। ये प्राप्ति निजी भी हो सकती है और सामूहिक भी। उदाहरण के लिए, यदि आपको कुछ ठंडा पीने की इच्छा है तो आपके पास पैसा होना जरूरी है। घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, इस्पात, लकड़ी व शीशे आदि की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार गेहूं का उत्पादन तभी संभव हो पाएगा जब उपयुक्त जमीन के साथ बीज, उर्वरक और सिंचाई के लिए जल भी सुलभ हो। इन सभी उदाहरणों में आप उद्देश्य तथा संसाधन की स्पष्ट रूप से पहचान कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण पर गौर करें। आप काम पर पहुंचने के लिए अपनी कार से जाते हैं। आप काम पर पैसा कमाने की खातिर जाते हैं और संभव है कि पैसा आप नई खरीदने के लिए कमाना चाहते हैं। इन सभी से यह बात तो स्पष्ट है कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है। 1.4 दुर्लभता तथा चयन। रॉबिन्स की परिभाषा में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की दुर्लभता पर बल दिया गया है। फिर भी यह प्रश्न उठता है कि आखिर इस दुर्लभता का इतना महत्व क्यों है। अर्थशास्त्र में इस दुर्लभता का अर्थ आवश्यकताओं की तुलना में साधनों का सीमित होना है। दूसरे शब्दों में, आवश्यकताओं तथा संसाधनों के बीच अंतराल ही दुर्लभता है और इसी के परिणाम स्वरूप किसी आर्थिक समस्या का जन्म होता है। यहीं पर रॉबिन्स की परिभाषा के एक और पहलू पर ध्यान दिलाना आवश्यक है। किसी आवश्यकता की संपूर्ति के लिए काम आने वाले संसाधन केवल इसी काम आ सकते हों, ऐसा नहीं है। इन संसाधनों के अनेक प्रयोग हो सकते हैं। एक संसाधन अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। उदाहरण के लिए, इस इकाई के लेखन में अब तक मैं अपने कीमती समय का 1 घंटा लगा चुका हूँ। यह समय एक संसाधन है तथा हर व्यक्ति के पास यह सीमित होता है। यदि मैं यह लेखन कार्य ना कर रहा होता तो शायद रतन टाटा पुस्तकालय जाकर व्यष्टि अर्थशास्त्र की किसी नई पुस्तक को पढ़ रहा होता, या फिर किसी पुस्तक भंडार में नई आई किताबों में अपनी पसंद की कोई पुस्तक ढूंढ रहा होता, या फिर मैं शायद टेलीविज़न पर कोई रोचक कार्यक्रम देखता या उससे चाहे किसी फिल्म के बारे ही सही नई जानकारी पाने का प्रयास करता। यह तो आप समझ ही गए होंगे कि समय का प्रयोग कितने कार्यों के लिए किया जा सकता है। वैसे यहाँ इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि प्रत्येक दुर्लभ संसाधन का एक से अधिक कार्यों में प्रयोग हो सकता है। अतः हम कौन सा कार्य करें, इसका चयन कर सकने की भरपूर गुंजाइश हमारे पास है। किसी भी एक कार्य में अपने सीमित साधन लगाने का अर्थ यह भी होता है कि हम इसे किसी अन्य कार्य में लगाकर तो लाभ पा सकते थे, अब नहीं पाएंगे। अर्थशास्त्र का केवल दुर्लभता से ही संबंध नहीं है, यह हमें चयन करने में भी सहायक हो सकता है, क्योंकि एक साधन के एक से अधिक उपयोग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम अपनी
आय फलों तथा आइसक्रीम पर खर्च कर डालते हैं तो रोटी तथा मक्खन नहीं खरीद पाएंगे। यदि अर्थव्यवस्था खनिज तेल का प्रयोग बिजली घरों में कर लेती है तो वह तेल वाहन चलाने के लिए सुलभ नहीं कर रह पाता। यदि आप जितना समय अर्थशास्त्र के अध्ययन में लगा रहे हैं तो वह समय आप पैसा कमाने में नहीं लगा पाएंगे। इसी में अर्थशास्त्र का सार निहित है। जब किसी व्यक्ति के संसाधन उसकी सभी मांगों को एक साथ ही पूरा करने के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं होते तो अर्थशास्त्र अपने अस्तित्व में आता है। अर्थशास्त्र दुर्लभ साधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग में निहित चयन के साथ जुड़ा हुआ है। यदि साधनों की दुर्लभता नहीं हो तो फिर अर्थशास्त्र का अस्तित्व भी नहीं। नोट करें, यदि इस बात का सच होना कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं आवश्यक नहीं है, संभवतः वे असीमित हैं, फिर भी इस सच्चाई को परखने के लिए कि आवश्यकताएं असीमित हैं, अनुसंधान की गुंजाइश है। आर्थिक समस्या को जानने के लिए तो केवल इतना ही समझना आवश्यक है कि साधन आवश्यकताओं की तुलना में दुर्लभ अर्थात कम पड़ रहे हों। 1.5 चयन समस्या। एक उदाहरण, साधनों एवं आवश्यकताओं के बीच असंतुलन से ही आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं। इसी असंतुलन से यह प्रश्न पैदा होता है कि संसाधन का लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्तम प्रयोग किस प्रकार हो। किसी भी व्यक्ति एवं समाज के लिए विभिन्न उद्देश्यों के बीच सीमित संसाधनों का विभाजन करना एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण या केंद्रीय समस्या है। यदि संसाधन इतने काफ़ी होते कि उन्हें बचाकर रखना जरूरी ना रहता या फिर विभिन्न लक्ष्यों के बीच किसी तरह का टकराव नहीं हो तो फिर समाज को किसी आर्थिक समस्या का सामना ही नहीं करना पड़ता। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। संसार को न तो संसाधनों की बहुलता का उदार वरदान मिला है और न ही उनके और लक्ष्यों के बीच का संतुलन समाप्त हो पाया है। यह बात जहाँ सोमालिया, इथोपिया, बोलिविया, बांग्लादेश, अल्बानिया आदि पिछड़े हुए देशों पर तो लागू होती ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे समुन्नत देश भी इसके दायरे से बाहर नहीं रह पाते। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि साधनों की सीमितता के दो स्वरूप हैं, स्थानीय तथा विश्वव्यापी। कभी कभी किसी देश की संपन्नता ऐसा भ्रम जाल पैदा कर देती है कि जैसे इन देशों में दुर्लभता नाम की कोई समस्या नहीं रह गई है, पर यह बात वास्तव में सच नहीं होती। हर समाज में ऐसी संस्थाएं होती हैं जो सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे की दिशा में कार्य करती हैं और इन संस्थाओं को ही समाज का आर्थिक ढांचा या अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाता है। ये ही अर्थव्यवस्था में निर्णय करती हैं कि किस वस्तु का उत्पादन कैसे हो तथा किसके लिए हो। एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न जोड़ों को दर्शाता है जिनका कोई फर्म उत्पादन कर सकती है। यदि फर्स्ट, वह फर्म तकनीकी दृष्टि से उत्पादन की कुशलतम विधि का प्रयोग करे। सेकंड, संसाधनों का आर्थिक दक्षतापूर्ण आवंटन करे तथा थर्ड, सभी संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करे। यह वक्र हमें बताता है कि यदि एक वस्तु का उत्पादन दिया गया हो तो हम दूसरी वस्तु का कितना अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। यदि प्रौद्योगिकी तथा संसाधनों की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो, इससे हमें यह ज्ञान होता है कि संसाधनों को एक उद्योग से दूसरे में स्थानांतरित कर किस दर से एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। यह हमें बताता है कि किस प्रकार खाद्य पदार्थों के स्थान पर कपड़े का उत्पादन किया जा सकता है, यानी साधनों का रूपांतरण।
करके किस प्रकार एक वस्तु के उत्पादन स्तर में परिवर्तन करके दूसरी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसी दृष्टि से उत्पादन संभावना वक्र को रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है। देखिए रेखा चित्र 1.1। यदि समाज साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग केवल एक वस्तु के उत्पादन के लिए करे तो इस वस्तु का OB मात्रा में उत्पादन हो सकता है। इसी तरह केवल X2 का उत्पादन करने की दशा में OA मात्रा उत्पादित होगी। वक्र AB दोनों वस्तुओं के उन सभी जोड़ों को दर्शाती है जिनका उत्पादन किया जा सकता है। यदि समाज बिंदु P पर उत्पादन करना चाहे तो X1 की OM तथा X2 की ON मात्रा का उत्पादन होगा। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि समाज X1 का उत्पादन OM मात्रा में करना चाहे तो वह X2 की ON मात्रा का ही उत्पादन कर पाएगा। उत्पादन संभावना वक्र के प्रयोग द्वारा हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को समझाने का प्रयास भी कर सकते हैं। हमारी पहली समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए। मान लीजिए कि दो वस्तुएं X1 तथा X2 हैं। इनमें से X1 उपभोक्ता वस्तु तथा X2 पूंजीगत वस्तु हैं। सैमुअल्सन के अनुसार उत्पादन संभावना वक्र समाज का चयन पत्र है। आर्थिक संसाधन तो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं, अतः समाज को यह कठिन निर्णय तो लेना ही पड़ेगा कि X1 का अधिक उत्पादन किया जाए या फिर X2 का उत्पादन बढ़ाने में ज़्यादा संसाधन लगाए जाएं, या फिर दोनों के बीच कोई संतुलन रखा जाए। यह संभव है कि भारत जैसे विकासशील देश में पूंजी की आधार को बढ़ाने के लिए देश में पूंजीगत वस्तुओं पर अधिक बल दिया जाए। इसी प्रकार मजबूत पूंजीगत आधार वाले जापान जैसे देश में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को अधिक बल दिया जा सकता है। देखिए चित्र 1.2। भारत A1 B1 संयोजन में पूंजीगत एवं उपभोक्ता पदार्थ उत्पादित कर सकता है और जापान AJ BJ में ध्यान दें कि जापान के संयोजन में उपभोक्ता वस्तु की बहुलता है, जबकि पूंजीगत पदार्थ की मात्रा काफ़ी सीमित रहती है। इसी प्रकार उत्पादन संभावना वक्र द्वारा दूसरी केंद्रीय समस्या अर्थात कैसे उत्पादन किया जाए पर भी प्रकाश डाला जा सकता है। वस्तु के उत्पादन के लिए संसाधन सम्मिश्रण का चुनाव ही उत्पादन तकनीकी का चयन है। यह बात उत्पादन संभावना वक्र से सीधे सीधे समझ पाना संभव नहीं होता। वस्तुतः हमें उस दक्षता पथ का पुनः अवलोकन करना पड़ेगा जिसके आधार पर हम उत्पादन संभावना वक्र का निर्माण करते हैं। मान लीजिए वस्तु X1 श्रम प्रधान तकनीक से बनती है तथा X2 पूंजी प्रधान तकनीक से। भारत का उत्पादन संभावना वक्र AB है। अब यदि इस पर N बिंदु पर कार्य हो रहा हो तो यह स्पष्ट है कि यहाँ पूंजीगत वस्तुओं का अधिक उत्पादन हो रहा है। अब क्योंकि ये वस्तुएं पूंजी प्रधान तकनीक से बनी हैं तो हम कह सकते हैं कि भारत में पूंजी प्रधान तकनीक का चलन अधिक है। दूसरी ओर जापान के उत्पादन संभावना वक्र A1 B1 N1 बिंदु पर उपभोक्ता वस्तुओं की प्रधानता दर्शाता है, पर इससे यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि जापान में श्रम प्रधान तकनीक का चलन अधिक है। जापान जैसे देश में तो वस्तुतः उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन भी पूंजी प्रधान तकनीकों द्वारा ही होता है। अतः उत्पादन संभावना वक्र द्वारा उत्पादन तकनीकों के विषय में
प्रत्येक जानकारी प्राप्त करना कठिन है। हमारी तीसरी केंद्रीय समस्या है किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसी को वितरण की समस्या भी कहा जाता है। इस समस्या के समझने के लिए भी उत्पादन संभावना वक्र का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर ही। यदि हम यह मान लें कि समाज में आय के वितरण में जितनी अधिक विषमताएं होंगी, उतनी ही विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक होगी। विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन प्रायः पूंजी प्रधान तकनीक से होता है। इस दृष्टि से चित्र 1.2 में भारत का उत्पादन बिंदु N है। यहाँ आय के बंटवारे की व्यापक विषमता को भी दर्शाया जा सकता है। अभी कुछ देर पहले हमने भारत में पूंजी प्रधान तकनीक से बनी वस्तुओं के उत्पादन की प्रधानता को एक विकासमान देश की आवश्यकता के नाम पर उचित ठहराया था। अतः जब तक हमें यह पता न हो कि X2 अक्ष पर कौन सी पूंजी प्रधान तकनीक से बनी वस्तुएं दिखाई गई है, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। यदि ये वस्तुएं उत्पादन करने वाली मशीनें आदि हैं, तो यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था का प्रतीक होगा। पर यदि इस अक्ष पर केवल विलासिता की वस्तुएं हों, तो यह अर्थव्यवस्था में आय के असमान वितरण की ही जानकारी हमें दे पाएगा। इसी तरह जापान के उत्पादन बिंदु N1 की व्याख्या भी अन्य सहायक जानकारी के आधार पर करना ही उचित होगा। 1.5.1 अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का अर्थ। रोटी, मक्खन, कमीज, पैंट, स्कर्ट, पेंसिल, कुर्सी, मेज, साइकिल, कार, घड़ी आदि भौतिक पदार्थों जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है को हम वस्तुओं या चीज़ों का नाम देते हैं। ये मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के भौतिक माध्यम हैं। इनकी उत्पत्ति प्रकृति में उपलब्ध सामग्री का भौतिक, रासायनिक, जैविक, स्थैतिक और सामयिक परिवर्तन द्वारा संभव होती है। अक्सर हम वस्तुओं, उत्पादों तथा चीज़ों आदि शब्दों का अर्थ एक समान मानते हुए ही इनका प्रयोग करेंगे। इन वस्तुओं, उत्पादों, चीज़ों की 3 विशेषताएं होती हैं। पहला, इनकी भौतिक विशेषताएं। ये किस प्रकार किसी मानवीय इच्छा की पूर्ति में सहायक हैं। दूसरा, वह समय जिस पर वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। उदाहरण के लिए इस वर्ष उपलब्ध कार पिछले वर्ष उपलब्ध कार की अपेक्षा भिन्न मानी जाएंगी, चाहे वह उसी नाम की कार हो। तीसरा, वह स्थान जहां पर ये वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। पेरिस में उपलब्ध कमीज दिल्ली में उपलब्ध कमीज से भिन्न मानी जाएगी। 1.5.2 एक और व्याख्या। आइए रॉबिन्स की परिभाषा के और पहलू पर ध्यान दें। उन्होंने अर्थशास्त्र को एक विज्ञान माना है। अब प्रश्न यह है कि यह किस प्रकार का विज्ञान है। क्या हम इसे भौतिक अथवा रसायन शास्त्र की कोटि का विज्ञान कह सकते हैं? कदापि नहीं। अर्थशास्त्र तो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है और यह व्यवहार काल एवं परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। इसलिए अर्थशास्त्र को एक यथार्थ विज्ञान नहीं कहा जा सकता। किस स्थिति में मानव क्या व्यवहार करेगा, यह सुनिश्चित नहीं है। अतः प्राकृतिक घटनाक्रम का पूर्वानुमान लगाने की तुलना में मानवीय व्यवहार का पूर्वानुमान कर पाना कहीं अधिक कठिन होता है। आर्थिक घटनाक्रम की अपेक्षा प्राकृतिक घटनाक्रम की नियमित आवृत्ति कहीं अधिक निश्चित मात्रा में व्यक्त करने योग्य, प्रदर्शनीय तथा मापे जाने योग्य होती है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है और कला भी। इसका संबंध उत्पादन, वितरण और उपभोग से जुड़ी मानवीय गतिविधियों से है। इस नाते यह एक उदार कला है, किंतु अर्थशास्त्र की कार्यविधि तथा निष्कर्ष पद्धति तो विज्ञान की कार्यशैली जैसी ही है। वैज्ञानिक कार्य पद्धति कैसी होती है?
वैज्ञानिक पद्धति में वास्तविक जगत के पदार्थों तथा घटनाक्रमों पर आधारित कुछ पूर्व धारणाएं होती हैं और साथ ही एक मॉडल होता है जो तर्क के आधार पर इन पदार्थों तथा घटनाक्रमों के बीच संबंध स्थापित करता है। इस मॉडल को पूर्व धारणाओं पर लागू कर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं जिन्हें नियमों की संज्ञा दी जाती है। अंत में पदार्थों के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त कर इन नियमों की सत्यता की जांच की जाती है। 1.6 वास्तविक तथा आदर्श अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अध्ययन में सामान्यतः वास्तविक तथा आदर्श अर्थशास्त्र के बीच भेद किया जाता है। वास्तविक अर्थशास्त्र आर्थिक विचारों और प्रश्नों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है, जैसे किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण किस तरह होता है या फिर किसी फर्म में अथवा अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर किन बातों पर निर्भर करता है, कोई फर्म आगतों का अनुकूलतम सम्मिश्रण किस प्रकार तय करती है आदि। इन सभी प्रश्नों में किसी प्रकार का कोई नैतिक विवाद नहीं होता। इसके विपरीत आदर्श अर्थशास्त्र में हम नैतिक विषयों पर भी चर्चा करते हैं, जैसे किसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों के बंटवारे का सबसे अच्छा तरीका क्या हो, एक समाज अपनी राष्ट्रीय आय का आवंटन किस प्रकार करे, मुद्रास्फीति अच्छी होती है या बुरी, क्या अर्थव्यवस्था को श्रम की दृष्टि से पूर्ण रोजगार स्तर पर ही कार्य करना चाहिए आदि। इन सभी मामलों में कहीं न कहीं मूल्य मान अवश्य जुड़े होते हैं और यह मूल्य मान विश्लेषक स्वयं ही निर्धारित करते हैं। इसी कारण ये मानदंड आदर्श कहलाते हैं। ये वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं कहे जा सकते। विश्लेषक इन सिद्धांतों को अपने वर्ग और विचारधारा के आधार पर बनाता है। इन सिद्धांतों में वैज्ञानिक प्रश्न नहीं उठाए जाते। इनमें पूर्व धारणाएं तथा निष्कर्ष नैतिक आधार पर होती हैं। इन सिद्धांतों के पीछे पूर्व धारणाओं को स्वीकार कर कोई भी इस पर आधारित निष्कर्षों को सहज ही स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अर्थशास्त्र में विद्वानों के बीच में मतभेदों की दूर करना सामान्यतः संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इन सिद्धांतों में सभी पूर्व धारणाएं तथा निष्कर्ष नैतिकता पर आधारित होती हैं। ऐसे मामलों में बिना किसी अंतिम फैसले पर पहुँचे कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी देर विवाद कर सकता है, यही नहीं, नैतिक अवधारणाओं की सत्यता की जांच आंकड़ों के आधार पर नहीं की जा सकती। दूसरी ओर, यद्यपि वास्तविक अर्थशास्त्र में वैज्ञानिक प्रश्नों से ही वास्ता पड़ता है तथा वैज्ञानिक विधि से ही सिद्धांत बनाया जाता है, पर फिर भी अर्थशास्त्रियों के बीच मतभेद हो सकते हैं। ये मतभेद किसी समस्या विशेष के अध्ययन में मॉडल या सिद्धांत के चुनाव से जुड़े हो सकते हैं। किसी समस्या के प्रति अर्थशास्त्रियों के नज़रिए में अंतर भी मतभेद का कारण बन सकता है, पर इस प्रकार के मतभेदों को आंकड़ों के आधार पर इनकी सत्यता की जांच कर सुलझाया जा सकता है। किसी भी सिद्धांत की आंकड़ों के आधार पर पुष्टि के दौरान भी आंकड़ों की उपयुक्तता को लेकर मतभेद हो सकते हैं, फिर चाहे वह अर्थशास्त्र हो या भौतिक शास्त्र। प्राकृतिक विज्ञान में तो प्रयोगशाला में परीक्षणों द्वारा आंकड़ों को इकट्ठा किया जा सकता है, किंतु अर्थशास्त्र में तो हमें अपूर्ण सांख्यिकी विधियों के सहारे ही आवश्यक जानकारी का संग्रह करना पड़ता है। इसलिए एक ही समस्या के अध्ययन में दो वास्तविक अर्थशास्त्रियों के निष्कर्ष अलग अलग हो सकते हैं। अंततः इन मतभेदों का निपटारा सिद्धांतों को आंकड़ों की कसौटी पर कसकर ही हो पाता है। 1.7 सारांश। इस इकाई में हमने एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में बातचीत की है। हम किसी भी काल में या समाज में हों,
हमें संसाधनों की मितव्ययता से प्रयोग करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारी इच्छाएं असीमित ही रहती हैं क्योंकि सामाजिक विकास क्रम नई नई इच्छाओं आवश्यकताओं को जन्म देता रहता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, किंतु साधनों की सीमित मात्रा के कारण हम किसी भी समय केवल कुछ इच्छाओं की तुष्टि कर पाते हैं। सभी की संतुष्टि हो नहीं पाती। यह बात व्यक्ति के लिए भी उतनी ही सही है जितनी कि किसी सामाजिक परिवारों में रहने वाले समूह के लिए। इसी कारण से लॉयनल रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा अपने आप में बहुत सटीक बन जाती है। अर्थशास्त्र मितव्ययता से जुड़ा है। साधनों की सीमितता तथा इच्छाओं की असीमितता दुर्लभता को जन्म देती है। इसी से अर्थशास्त्र की मूलभूत समस्या अर्थात साधनों के वैकल्पिक उपयोगों के बीच में ऐसे उपयुक्त चयन की समस्या पैदा होती है कि मनुष्य की असीमित इच्छाओं में से कुछ की संतुष्टि की जा सके। दुर्लभता गरीब तथा संपन्न देशों पर समान लागू होती है। भारत में यदि ज़रूरतों के हिसाब से साधन सीमित लगते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अमीर देश में भी साधन अपर्याप्त ही रहते हैं। हाँ, यह बात अवश्य सच है कि दोनों देशों में इच्छाओं और साधनों के स्वरूप काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं। चयन की समस्या एक उत्पादन संभावना वक्र से समझाई जा सकती है। साधनों एवं इच्छाओं के असंतुलन से ही केंद्रीय समस्याएं पैदा होती हैं। पहला, सीमित साधनों से किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था खाद्य सामग्री का अधिक उत्पादन करे या महंगी कारों का, निर्यात के लिए ज़्यादा उत्पादन हो या घरेलू उपभोग के लिए। दूसरा, वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए अर्थात मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का संयोजन किस प्रकार किया जाए। यह बात उत्पादन की तकनीक से जुड़ी है। इसका एक उदाहरण है श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग हो या फिर पूंजी प्रधान तकनीक का। तीसरा, उत्पादन किनके लिए हो। वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भी उनके आवंटन का प्रश्न बचा रहता है अर्थात उपभोक्ताओं में वस्तुएं कैसी बांटी जाए, अमीरों को अधिक वस्तु मिले या गरीबों को। ये ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे सभी अर्थव्यवस्थाओं को जूझना पड़ता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था अपनी संस्थागत रचना के अनुरूप इनके समाधान भी खोज लेती है। अतः कहीं स्वतंत्र बाजार व्यवस्था, कहीं केंद्रीय आयोजन तो कहीं बाजार एवं आयोजन की मिलीजुली व्यवस्था से आर्थिक समस्याओं का निदान किया जाता है। इस इकाई के अंत में हमने वास्तविक तथा आदर्श अर्थशास्त्र के भेद पर चर्चा की है। जहां वास्तविक अर्थशास्त्र किसी वस्तु की कीमत के निर्धारण जैसी समस्याओं से संबंध है, वहीं आदर्श अर्थशास्त्र का वास्तव नैतिकता, वांछनीयता आदि के सवालों से पड़ता है, जैसे अर्थव्यवस्था में मजदूरी की उचित दर क्या हो। प्रत्यक्ष अर्थशास्त्र में मूल्य मानों के लिए कोई स्थान नहीं होता, पर आदर्शी स्वरूप में तो सभी कुछ व्यक्ति मूल्यमानों पर ही आधारित रहता है। ये मूल्यमान भी अंततः किसी समाज में व्यक्ति की अपनी स्थिति तथा विचारधारा पर ही निर्भर रहते हैं। 1.8 शब्दावली। 1. अर्थशास्त्र। अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा का है। इसका अर्थ है घर और कानून अर्थात गृह प्रबंध का सिद्धांत, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और इच्छाएं, अतः अर्थशास्त्र का संबंध साधनों के किफायत पूर्ण उपयोग से है। दूसरा, आदर्श अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का यह स्वरूप नैतिक पहलुओं, प्रश्नों और समस्याओं से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए अथवा
क्या सरकार को कीमत नियंत्रण लागू करना चाहिए, जैसे प्रश्नों पर विचार किया जाता है। 3. वास्तविक अर्थशास्त्र। इस स्वरूप में अर्थशास्त्र वैज्ञानिक व्यवहार से जुड़े प्रश्नों का विश्लेषण करता है, अर्थात किन वस्तुओं का कैसे उत्पादन किया जाए। यहाँ बिना मूल्य मानों की चिंता किए ही इन प्रश्नों का समाधान किया जाता है। 4. आवश्यकताएं। वस्तुओं और सेवाओं को पाने की इच्छा। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ खर्च करने का तत्पर हो जाता है तो यही आवश्यकता मांग का रूप धारण कर लेती है। 5. उत्पादन संभावना सीमा वक्र। उन सभी उत्पाद संयोजनों का समूह जो एक फर्म या अर्थव्यवस्था कुशलतम तकनीक तथा संसाधनों के कुशलतम बंटवारे के आधार पर उत्पादन कर सकती है। 6. उद्यम अथवा फर्म। बाजार में विक्रय हेतु वस्तुओं तथा सेवाओं आदि का उत्पादन करने वाले संगठन को फर्म या उद्यम का नाम दिया जाता है। यह संगठन संसाधन खरीदकर उनके माध्यम से उत्पादन करता है तथा उत्पादित वस्तुओं आदि की बाजार में बिक्री करता है। इस कार्य से जुड़े जोखिमों का वहन भी यही संगठन करता है। संगठन की आंतरिक गतिविधियां श्रम के विभाजन तथा पारस्परिक सहयोग पर आधारित होती है। 7. दुर्लभता। मानवीय आवश्यकताओं का उपलब्ध सामग्री से अधिक होना ही दुर्लभता को जन्म देती है। यह आवश्यकताओं तथा साधनों के असंतुलन से होती है। दुर्लभता तुलनात्मक अर्थ में ही होती है। 8. ध्येय। आर्थिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के लक्ष्य। 9. पूंजी। इसमें सभी मानव निर्मित उत्पादन साधन आते हैं। यह समाज के उत्पादन का वह हिस्सा होता है जो भविष्य में उत्पादक कार्यों में प्रयोग के लिए अलग रख दिया जाता है। इसमें मशीनें, संयंत्र, भवन आदि सम्मिलित होते हैं। 10. भूमि। यह एक ऐसा उत्पादन साधन है जिसमें हम सभी प्रकृति से मिले सभी संसाधनों को शामिल करते हैं। 11. साधन। ध्येय की प्राप्ति में सहायक संसाधन। 12. श्रम। उत्पादन साधन के रूप में मनुष्य की सभी मानसिक व शारीरिक शक्तियाँ। 13. वस्तुएं। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के भौतिक साधनों को हम वस्तुएं कहते हैं। अर्थशास्त्र में चीज़ों, वस्तुओं, उत्पादों आदि सब एक दूसरे पर्याय के रूप में प्रयोग होते हैं।